गुड इवनिंग क्लास। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे इम्परेटिव सेंटेंस की आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। उससे पहले फर्स्ट वीडियो आया था हमारा, उसमें देखा था आप असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। उसके बाद आपने समझा था इम्परेटिव सेंटेंस। अभी अभी आपने जो समझा है इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाची वाक्य। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब वो इच्छावाची होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाची से हम कैसे पहचान करेंगे। इसमें व्यक्ति की इच्छा होती है, व्यक्ति या किसी व्यक्ति की, स्टूडेंट की इच्छा होती है। मान लीजिए स्टूडेंट की इच्छा है, वो आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, इच्छा पे डिपेंड करता है। आप इसमें समझ लीजिएगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसमें आपका भाव रहेगा विश। किसका भाव रहेगा? विश का भाव रहेगा। प्रे मतलब प्रार्थना का भाव रहेगा। ब्लेस आशीर्वाद का भाव रहेगा। ठीक है, उसके बाद बेड का भाव रहेगा। उसके बाद आपका कर्ष का भाव रहेगा। किसका भाव रहेगा? कर्ष का भाव रहेगा। जब ये भाव उत्पन्न होंगे तो आप समझ जाइए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसकी इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को किसमें चेंज कर देंगे, सैड या सैड टू को आप चेंज कर देंगे भाव के अनुसार। प्रेड, प्रे मतलब प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद कर्ष, कर्ष मतलब होता है अभिशाप दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बेड में बदल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है आपके, इसको विस्ट में बदल देंगे। यानी कि भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आप बदल देंगे। प्रेड, कर्स्ट, ब्लेस्ड और बेड में आप बदल सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें पहली बात आपको समझ लेनी चाहिए, इसमें आपका होता है कि यदि वाक्य में आपका कोई अभिवादन किया जाता है तो आप क्या करेंगे, बिस्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा हटाना है तो उसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य मे शब्द से प्रारंभ हो तो उसको मे को माइट में बदल देंगे, लेकिन इसे क्या करेंगे, कर्ता के बाद लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, माई मदर सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो माई मदर सैड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। आपकी उम्र लंबी होने से मतलब है कि माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। जब आशीर्वाद की बात आ जाएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आप किसमें बदल देंगे, प्रेड में बदल दिया, बिस्ट में बदल दिया, ब्लेस्ड में बदल सकते हैं। आप एक बात और लिख लीजिएगा, इसको ब्लेस्ड में भी बदल सकते हैं। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो इसकी इनडायरेक्ट जब बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, माई मदर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे आप, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। पहले ही हमने आपको बताया था मे शब्द को माइट में बदल देते हैं और इसे कर्ता के बाद लिखते हैं। तो मे को आप माइट में बदल दीजिएगा। मे को किसमें बदलेंगे आप, माइट में बदलिए। अब यहाँ पे देखेंगे कर्ता क्या है, कर्ता आपका यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन बात नहीं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो यहाँ पे आपका कर्ता क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मे को आपने चेंज कर दिया किसमें, माइट में। सेट सेंटेंस आप जोड़ दीजिएगा, लिव लॉन्ग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि आपका सब वाक्य आपका मे शब्द से प्रारंभ है तो मे को माइट में बदल देंगे और इसे कर्ता के बाद लिखते हैं। यानी कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ब्लेस में आपने बदल दिया। प्रेड होगा यानी कि प्रार्थना की जाएगी तो आप प्रेड में बदल देंगे। बेड में तब बदलेंगे जब आप विदाई लेंगे, और कर्ष में तब बदलेंगे जब आपको अभिशाप दिया जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अगला सेंटेंस हम समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट में ही रहेगा, लेकिन रिपोर्टिव स्पीच का वाक्य में अगर कोई विदाई का भावना उत्पन्न रहती
अगर विदाई की भावना उत्पन्न रहेगी तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अभिवादन है, आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आप दैट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। जैसे सीमा सैड गुड मॉर्निंग, अब सीमा ने हमें क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया। जब इस तरह की अगर बात आ जाएगी तो अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो आप कंजक्शन दैट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कुछ भी वर्ड नहीं लगाएंगे, एक सेम वर्ड जो गुड मॉर्निंग है वही लगाएंगे। तो सीमा ने मुझे क्या किया, विश किया, तो इसकी जब इनडायरेक्ट बनेगी तो ये हो जाएगा सीमा विश्ड गुड मॉर्निंग। यानी कि जब अभिवादन की बात आ जाएगी तो आप किसमें बदलेंगे, विश्ड में बदल देंगे। अभिवादन की बात आ जाएगी तो आप विश्ड में बदल लेंगे, लेकिन यही विदाई की बात आती है। जैसे मान लीजिए आप सोने जाते हैं तो आप गुड नाइट बोलते हैं, तो विदाई का समय होता है। गुड बाय, जब भी आपसे कोई विदा होता है तो आप क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं पहले गुड बाय और बाय में अंतर क्या होता है। गुड बाय और बाय, देखिए इनमें अंतर क्या होता है, हम आपको अब पहले ही बता चुके हैं कि लाइफ में ठोकर और ताश में जोकर दोनों ही जीवन का माहौल बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, दोनों ही जीवन का माहौल बदल देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में परेशान नहीं होना चाहिए। लाइफ में ठोकर का लगना बहुत ज़रूरी है, और ताश में जोकर का होना, यानी जिसके पास आ जाए बहुत ज्ञान देता है। जिसके पास मान लीजिए 3 कलर के पत्ते अगर आ जाएँ बहुत ज्ञान देता है, कोई बेईमानी नहीं करेगा। और अगर वही अगर 1-2 नंबर के आ जाएँ तो कोई ज्ञान नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए गुड बाय और बाय में अंतर क्या होता है। देखिए गुड बाय तब बोला जाता है कि जब हम दोबारा नहीं मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है दोबारा मत आइएगा, और ये टाटा बाय बाय का मतलब होता है कि हम आपका इंतजार करेंगे, दोबारा आइए। तो इसमें क्या होता है, जब बाय बाय करेंगे यानी कि हमसे विदाई ले रहा है, तो यहाँ पे विश का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, वेड का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे आप, वेड का प्रयोग करेंगे, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या करेंगे आप, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आप बोर होते हैं तो आप समझ लीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपका समय भी ज़रूर आएगा। कहा जाता है कि हर किसी का समय आता है, तो आपका भी समय आएगा, तो परेशान होकर के आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे देखिए आप, माई फादर सैड टू मी गुड नाइट। अब गुड नाइट तभी बोला जाता है जब आपसे विदाई लेने, मान लीजिए आप सो रहे हो, आप या सोने की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, गुड नाइट तभी बोलेंगे जब आप किसी से विदाई लेंगे। यानी कि जाने के समय आप क्या बोलते हैं, गुड बाय नाइट बोलते हैं, और आने के समय आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बेस होता है, और गुड नाइट जो होता है वो बेड, यानी कि विदाई के समय बोला जाता है। तो जब ऐसी भावना आएगी तो सैड टू को किस में बदल देंगे, बेड में बदल देंगे। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी, माई फादर बेड मी। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कुछ नहीं लगाएंगे, सेम वर्ड्स का आप प्रयोग करेंगे, गुड नाइट। आप इस तरह के, यानी कि अभिवादन या फिर आप विदाई के वाक्य को ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको बेड लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राम सैड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। अब ये देखिए वोकेटिव केस में गुड मॉर्निंग लिखा है, यानी कि विश किया है, राम ने विश किया है गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, यानी अपने मित्रों को उसने क्या किया, विश किया, अभिवादन किया है कि मेरे मित्र आपको शुभ प्रभात। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा ध्यान से, वोकेटिव केस को हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हम इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा राम विश्ड। अब यहाँ पे माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड यानी कि आपका पजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, तो इसके अनुसार माई यहाँ पे हो जाएगा हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लीजिएगा, जब आपका वोकेटिव केस में दिया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का उसे ऑब्जेक्ट मान करके उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
अगर आपने इस तरह से भी कर दिया तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा राम विश्ड गुड मॉर्निंग। आप इसको चेंज कर दिएगा हिज फ्रेंड में। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हैप्पी होली हुआ, हैप्पी दिवाली हुआ, ये आपको क्या कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो इस तरह की जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए हम समझते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए लाइफ में संघर्ष का आना बहुत जरूरी होता है, यानी आपका प्रयास छोटा सा ही सही, आपका प्रयास छोटा सा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। छोटी छोटी बूंदें भी काफ़ी पड़ जाती हैं नदी के बहाव को बदलने के लिए। तो आप हमेशा लगातार पढ़ते रहिए। आप पढ़ाई कीजिए लेकिन कंटिन्यूटी बनाइए उसको। आप एक दिन पढ़ लेते हैं, 4 दिन का गैप करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में होना चाहिए कंटिन्यू पढ़ाना चाहिए। यानी कि आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट भी बताते चलते हैं बीच में, ताकि आप परेशान ना हो, बोर ना हो। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरे की बुराई करने में तो हर कोई माहिर होता है, कि दूसरों की बुराई करने में तो हर कोई माहिर होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपने लिया है, हमने लिया है यहाँ पे सी सेड वेलकम। ये वेलकम का मतलब होता है कि स्वागत है। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हमारा मतलब होता है तभी तो हम आपका स्वागत करें, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। पहले घरों में लिखा था वेलकम, अब आपने देखा होगा तो लिखा होता है गेट के बाहर कुत्तों से सावधान। मतलब अब ये हो गया, पहले स्वागत होता था, अब क्या लिखा था, कुत्तों से सावधान। मतलब कुत्ता आपका स्वागत करेगा तो उनसे क्या रहेंगे, सावधान रहेंगे। ठीक है, जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसकी इनडायरेक्ट हो जाएगी सी वेलकम्ड सी वेलकम्ड मी। ये देखिए इसकी इनडायरेक्ट बन गई। अब इसका कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने और यहाँ पे देखिए मी भी आ गया। तो इसका जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हर किताब में भी आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ लॉजिक है। तो उसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान पे सारी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, खुद अपने आप कुछ कंक्लूजन, कुछ अपने आप भी कुछ बनाना चाहिए। हर किसी किताब पे राइटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कुछ खुद क्रिएट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे समझते हैं, ये मान लीजिए सी है, ये कौन है, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये सी है। और एक व्यक्ति, ये मान लीजिए रीमा, ये सी है और ये रीमा, ठीक है। अब मान लीजिए ये रीमा जो है इनके सी के घर पे गई, सी के घर पे जब गई तो सी ने कहा कि आइए आपका स्वागत है, वही हुआ सी सेड वेलकम, कि आइए आपका स्वागत है। ठीक, तो उन्होंने इनका स्वागत किया। यहाँ पे थर्ड पर्सन, ये मान लीजिए है राम प्यारे, ठीक है, ये कौन है। तो अब मान लीजिए सी ने रीमा का वेलकम किया, मतलब स्वागत किया। अब रीमा क्या करेगी, अपने शब्दों में कन्वर्ट कर बताएगी। अभी तो बात हो रही थी डायरेक्ट, यानी कि फेस टू फेस बात हो रही थी। रीमा आई सी के घर पे तो सी ने क्या किया, उनका स्वागत किया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट बेस में आपको बताना है, तभी आपकी इनडायरेक्ट बनेगी। तो ये जा करके जब राम प्यारे को अपनी बात बताएंगी, ये कहेंगी, यानी कि रीमा कहेंगी कि उसने सी वेलकम मी, मेरा स्वागत किया, इसलिए यहाँ पर मी आया और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, B2 लगा दी। ठीक है, उसने मेरा स्वागत किया। जब तक ये लॉजिक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कितना भी प्रयास करते रहिए, आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे B2 आया क्यों, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई क्यों है, यहाँ पे मी क्यों आया। तो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह एक एग्जांपल और लीजिएगा, ही सैड थैंक यू, ही सैड थैंक यू। ये दो एग्जांपल बहुत ही बच्चों को परेशान करते हैं। आज के बाद बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉजिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ये मान लीजिए ही ने कहा कि थैंक यू, ही के घर पे, यानी कि कहीं पे कोई व्यक्ति मिला और उन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब बात ये तीसरे व्यक्ति को जब भी बताएंगे तो क्या कहेंगे, तो ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। ये देखिए लॉजिक जब तक आप नहीं समझेंगे
तब तक आप क्या कर सकते हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं, हर चीज़ हम रूल पे नहीं छोड़ सकते हैं। हर चीज़ रूल पे छोड़ेंगे तो इसका रूल कहीं भी लिखा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं किसी किताब में ये चित्र बने होंगे, किसी किताब में आपको ये चित्र बने नहीं मिलेंगे। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ये सोच करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि चित्र किसी किताब में मिलेंगे, इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा ये मेरे खुद के बनाए हो। जब भी मेरी किताब लॉन्च होगी तो ये चित्र आपको बखूबी मिल जाएंगे। तो परेशान ना हो, कुछ ही समय में अपनी किताब लॉन्च होने वाली है। तो बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अतुल एजुकेशन पॉइंट पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहेगी। हमारे चैनल का नाम इसलिए अतुल एजुकेशन पॉइंट रखा है कि इसमें आपको नॉलेज मिलती है। अभी हमारे जो टीचर्स हैं सूर्यदेव सिंह, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, हमारे बाद उनका ही क्लास होने वाला है। बहुत अच्छा उनका कॉन्सेंट्रेट रहता है अपने फिजिक्स टॉपिक पर, और हम आपको इंग्लिश और जीएस की तैयारी करा ही रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपकी बोर्ड की एग्जाम आएगी तो बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड 1 महीने पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल से तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 85+ आएगा। 85+ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अभी तक तो हमने सब्सक्राइब की बात नहीं की थी, लेकिन अब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि इतना कंपटीशन हो गया लाइफ में। लाइफ में क्या है कि पढ़ाई में आप जाइए तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जब तक नॉलेज नहीं होगी वो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा गलतियां होना स्वाभाविक है, यानी कि गलतियां तो होती ही मनुष्य से। आपने सुना होगा कि पुष्पा, देखा है ना नाटक आपने? नाटक नहीं, वो मूवी है। मूवी में एक डायलॉग बोलता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा। यानी कि पुष्पा जो होता है उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। आपका जो डायरेक्टर होता है बोलता है कट, एक्शन, मूवी, कैमरा, तो उस पर बहुत सारी गलतियां होती हैं। जितने बार आपको 20 बार बुलवाया जाता है, बेचारा जो एक्टर होता है, हीरो होता है, परेशान हो जाता है, कभी कभी भाग भी जाता है, लेकिन फिर उसको बुलाया जाता है, कहता प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैन मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करने से एक मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। तो आप जानते होंगे सबसे बड़े मूर्ख कालिदास थे। कालिदास क्या करते थे, जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे, और आज सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे महान व्यक्ति बन गए कालिदास। कालिदास ने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास बहुत सारे लिखे उन्होंने। तो कालिदास की कहानी हम आपको बताते हैं कि कालिदास क्या थे, एक महामूर्ख व्यक्ति थे। तो एक रानी थी जिसका नाम था विद्योत्मा। क्या नाम था? विद्योत्मा। ये देखिए इस तरह की एक रानी थी, आपको चित्र दिख रहा है, ये रानी थी, इसका नाम क्या था? विद्योत्मा। इसका नाम दिख रहा है आपको? विद्योत्मा नाम की जब रानी थी तो बहुत ज़्यादा अपने आप पर घमंड करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। तो इनके जो घर पे यानी कि महल पे दो दरबारी थे, पंडित और नाई, इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, क्योंकि इन लोगों को बहुत परेशान कर रखा था विद्योत्मा ने। ये मान लीजिए पंडित था, पंडित वैसे भी चुटिया बड़ी रखाते हैं, और ये थे नाई। ठीक है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था किसने? रानी विद्योत्मा ने। तो इन लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम इसकी शादी मूर्ख व्यक्ति से कराएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये जब व्यक्ति इनका वर ढूंढने के लिए, पहले का काम होता है शादी कराने का ब्राह्मण और नाई का ही होता था। जब ये वर ढूंढने के लिए गए तो विद्योत्मा को देखा कि इसका ऐसे व्यक्ति से शादी कराएंगे जो महामूर्ख हो। कैसा हो? महामूर्ख हो। तो ये जंगल में निकल रहे थे, वहाँ पे कालिदास जी क्या कर रहे थे, जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काट रहे थे। अब कालिदास को इतना ज्ञान तो था नहीं, मूर्ख थे, तो जिस डाली पर काट दे उनको ये पता नहीं था कि ये डाली कटेगी तो हम गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि इससे बड़ा मूर्ख हमें कोई नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा नीचे आ जाइए, हम आपकी शादी करवाते हैं। शादी के नाम से वैसे भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। सोचे सर इसकी बात क्यों कह रहे हैं, सर को पता है। ठीक है, तो ये कालिदास बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी शादी करवाएंगे। नीचे आ गए और उनसे कहा कि जो भी हम कहें वो आपको मानना पड़ेगा। तो कालिदास ने कहा ठीक है आप शादी करवाइए, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो कालिदास को बताया गया कि इन दो व्यक्तियों ने बताया कि आप मौन व्रत है, आप जो भी बात करेंगे इशारे में बात करें कि ठीक है। तो इनको रानी विद्योत्मा के पास ले जाया गया। किसको? कालिदास को। ये दोनों लोग आपस में बैठे थे, आपस मतलब डायरेक्ट आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो रानी विद्योत्मा ने क्या किया, एक उंगली उठाई। तो कालिदास को लगा कि हमारी एक आंख फोड़ने की बात करे, तो कालिदास ने दोनों उठा दी। कालिदास ने क्या किया, दोनों उठा दी कि तुम्हारी एक आंख फोड़ेगी तो तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। ठीक, तो पंडित ब्राह्मण बोले कि ये बता, आपने एक बताया तो उन्होंने दो बता दिए। ठीक है, उसके बाद कहा कि उन्होंने
5 उंगली दिखाई, मतलब इंद्रियां 5 बताई। तो कालिदास को लगा कि हमारे थप्पड़ मारने की बात करिए, तो कालिदास ने कहा तुम थप्पड़ मारोगे तुम्हारे घूसा ही मार देंगे। तो इस तरह की कालिदास की शादी हो जाती है, किससे? विद्योत्मा से। जब विद्योत्मा को सच्चाई का पता चलता है, यानी कि ज़्यादा व्यक्ति को इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमानी नहीं दिखानी चाहिए। एक्स्ट्रा एटीट्यूड टैलेंटेड में व्यक्ति हमेशा नीचे ही चला जाता है। तो विद्योत्मा कहाँ चलेगी? बहुत नीचे चलेगी, ठीक है। लेकिन विद्योत्मा ने इनको क्या कर दिया? तलाक दे दिया था। फिर जाकर के ये तपस्या करने लगे थे और एक महान क्या बने थे? वो महान एक कवि बने थे, ठीक है। तो हमें कभी भी क्या नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान करने के लिए आपको क्या, पहला इसका नियम है कि सेंटेंस में क्या होगा? जिसका क्रम बिगड़ा होगा, क्रम उल्टा सीधा होगा। क्रम कैसा होगा? उल्टा सीधा होगा। इसमें अचानक घटनाएं घटित होती हैं, अचानक घटनाएं होती हैं, ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक घटनाएं घटित होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप समझ लीजिएगा। यदि मान लीजिए वाक्य आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। यदि वाक्य आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? सैड या सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड, दिखाई दे रहा है? सैड या सैड टू को आप एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका हाउ या व्हाट शब्द से प्रारंभ है, हाउ या व्हाट शब्द से प्रारंभ है, तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है और इनके स्थान पर भाव के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करेंगे? वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आप एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। इसका अगला रूप समझ लीजिएगा। यदि वाक्य में आपका एलास शब्द दिया गया है तो इसको आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर वाक्य में आपका हुर्रा शब्द दिया गया HURRAH, हुर्रा शब्द है, तो इसको आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेवो। ब्रेवो जब भी शब्द आएगा तो इसको बदल देंगे आप एक्सक्लेम्ड, ठीक है। इसको बदलेंगे अपलॉडेड विद सेइंग, अपलॉडेड विद सेइंग में बदल देंगे, ठीक है। अलास आता है तो बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। अगर आपका हुर्रे शब्द आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे, और ब्रेवो शब्द आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सेइंग में बदल देंगे, ठीक है। अपलॉडेड विद सेइंग में। इनवर्टेड कॉमा जब भी आप हटाएंगे, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का आप प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर सीमा इज। अब देखिए इसकी पहचान हमने आपको बताई थी, जिसका क्रम बिगड़ा होगा, क्रम मतलब उल्टा सीधा होगा। अब यहाँ पे सीमा यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, उसके से क्लेवर कहाँ पे है? तो सीमा इज क्लेवर। अब क्या करेंगे? इस वाक्य को सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हाउ या व्हाट शब्द से प्रारंभ है, तो इस शब्द को क्या किया जाए? हटा दिया जाता है। इस शब्द को क्या करेंगे? हटा दिया जाता है। पानी है, पानी दो। ठीक है। इसकी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सैड या सैड टू को आप एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो क्या लगा देंगे आप? दैट लगा देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें से कर्ता निकालेंगे। कर्ता क्या है आपका? सीमा। तो सीमा है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसमें चेंज नहीं होगा। इज का क्या हो जाएगा आपका? बाद हो जाएगा। अब हाउ को हटा देंगे, इसके सामने क्या लगाएंगे? वेरी क्लेवर। ये देखिए आपकी बन गई इनडायरेक्ट स्पीच।
राम एक्सक्लेम्ड दैट सीमा वाज वेरी क्लेवर, ठीक है, एक्सक्लेम्ड दैट सीमा वाज वेरी क्लेवर। देखिए ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। राम एक्सक्लेम्ड दैट सीमा आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसमें चेंज नहीं हुआ। एज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साइक्री आपकी बाज लग गई। जब हमने हाउ शब्द को हटाया तो हाउ के स्थान पर भाव के अनुसार वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं। और क्लेवर आपका यानी कह सकते हैं कि सीमा वाज वेरी क्लेवर, सीमा बहुत चालाक थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अब। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिएगा। अमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए फूल एम आई। ये देखिए सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले इस क्रम से लगाएंगे। तो आई आपका क्या करता रहेगा, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। व्हाट या हाउ शब्द को हटा के इसके स्थान पर क्या लगाते हैं, वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या लगेगा, वेरी, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका हो जाएगा ग्रेट। आई एम ए ग्रेट फूल। तो हेड को हम किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में कर देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगी अमन एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड को हटाएं क्या लगा देंगे आप, दैट लगा देंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ये अमन के अनुसार चेंज हो जाएगा। अमन एक्सक्लेम्ड दैट, आई आप पे चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा अमन के अनुसार ही। एम का हो जाएगा बाज ए ग्रेट फूल। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। देखिए क्या करते हैं, हाउ या व्हाट शब्द को हम हटा देते हैं, इसके स्थान पर भाव के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल हम समझते हैं, अल्लाह शब्द से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए ध्यान से आप शांति से समझ लीजिएगा। अल्लाह शब्द लगा होगा, ये देखिए अल्लाह शब्द आपका लगा है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू जो भी होगा वो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल देंगे। दुख की बात है, सीमा सैड, अल्लाह दुख की बात है, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गई हूँ। जब अल्लाह शब्द लगा होगा तो हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर लेंगे। चश्मा सही लग रहा है। देखिए आप मूवी वगैरह देखते हैं, उस पिक्चर में कैसे घुमा घुमा के नचा के चश्मे को लगा लिया जाता है। हम पे तो नहीं लग रहा है लेकिन इस तरह घुमाया जाता है, ये देखिए गिर भी रहा है और ऐसे करके चश्मा एक ही बार में आ जाता है, कहाँ जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। अल्लाह शब्द लगा होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल देंगे। एक बात ध्यान से समझना, कभी कभी आप जब टेलीविज़न देखें तो उससे बहुत ज़्यादा सीख भी मिलती है आपको। टेलीविज़न अवश्य देखा करें, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, उसमें जो बुराइयां होती हैं उसको जल्दी कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा होगा आपको अल्लाह शब्द, अल्लाह शब्द जब भी आपको मिल जाए तो उसको चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करें। उसके बाद क्या करेंगे आप, कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस को समझ लीजिएगा। हंसलिए चश्मा हटा दो, ठीक है। इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीमा साइड को चेंज कर देंगे, अल्लाह शब्द है ना तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे आप, दैट लगा देंगे, ठीक है। तो सीमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होगा। सीमा के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और एम हो जाएगा बाज रूइंड, RUINED। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्लाह शब्द होगा तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाएंगे। हुर्रा शब्द होगा तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। और ब्रेवो शब्द क्या लगाएंगे, अपलोडेड विद सेइंग लगाएंगे। इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना है इसको। हुर्रा शब्द हमेशा खुशी का प्रतीक होता है, ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में जो छूट गया था उसको हम समझा देते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में आपका क्या छूट गया था उसको समझ लीजिएगा। देखिए जो आपका छूट गया था लेट अस वाले वक्त, वो इसी में हम आपको कवर करा देते हैं। यदि आपका लेट अस, इसको लिख दीजिए लेट अस वाले वक्त,
यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अ शब्द से प्रारंभ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का शब्द आपका लेट अ शब्द से प्रारंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आप बदल देंगे प्रपोज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में आप बदल देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? यदि वाक्य आपका लेट अ शब्द से प्रारंभ होगा तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। अस शब्द को क्या करेंगे हम, अस अगर शब्द आता है तो इसको बदल देंगे शुड में आप बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, शुड में बदल देंगे। लेट शब्द को हटा दिया जाता है, यानी कि लेट जो शब्द है इसको हटा दिया जाता है, लेकिन दे शुड में बदल देते हैं, लेकिन इसको दे या बी के बाद लिखा जाता है। किसके बाद लिखा जाता है, कर्ता दे या बी के बाद लिखा जाता है। इसका हम आपको बताएंगे कि कब दे लिखते हैं और कब बी लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, राम सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले। अब ध्यान से समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस शब्द से प्रारंभ है तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को किसमें बदल देंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा राम, अब यहाँ पे देखिए लेट अस प्ले, हमें प्रस्ताव दिया है तो किसमें बदल देंगे, प्रपोज्ड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा राम प्रपोज्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, आप दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, आप दैट का प्रयोग करेंगे। अब अस शब्द को किसमें बदल देंगे, शुड में आप बदल देंगे, लेकिन इसे दे या बी के बाद लिखा जाता है। दे या बी लगाने का आपका कारण जो होता है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया जाए, जैसे राम यहाँ थर्ड पर्सन का, मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। यदि आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। ठीक है, तो बी शुड प्ले। ये सेंटेंस आपको आशा करते समझ में आ गया होगा, यानी कि आप बी का प्रयोग करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, तभी आप बी का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सुमन सैड टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस वेट फॉर रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए सजेशन का प्रयोग होगा। यहाँ पे प्रपोज किया था, हम मना भी कर सकते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मना नहीं करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सैड टू को किसमें बदल देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका सुमन सजेस्टेड राम, इन्वर्टेड को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अस को किसमें बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, और लेकिन इसे दे या बी के बाद लिखा जाता है। बी की कंडीशन हमने आपको बता दी थी, बी कब लिखते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे देखिए सुमन थर्ड है और राम भी थर्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, दे शुड वेट फॉर रिजल्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दे कब प्रयोग करते हैं और बी कब प्रयोग कर देते हैं। तो अब हम समझते हैं कि केवल लेट वाले वाक्य उसकी आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएगा। अभी तक आपने समझा होगा लेट अस वाले वाक्य में क्या करते हैं, लेट को हटा दिया जाता है, और अगर केवल लेट वाले वाक्य होंगे तो लेट शब्द को बिल्कुल नहीं हटाया जाता है। तो हम समझते हैं, देखिए यदि वाक्य आपका केवल लेट से प्रारंभ होगा, उसके साथ अस नहीं दिया जाएगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में नहीं बदलेंगे, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। रिपोर्ट आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदल देंगे रिक्वेस्टेड कोमा क्राइड। ठीक है, उसके बाद कर देंगे आप ऑर्डर्ड शाउटेड, ये आप बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू होगी तो आप किससे बदल देंगे, रिक्वेस्टेड क्राइड ऑर्डर्ड या शाउटेड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आप लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और लेट शब्द को नहीं हटाया जाता है, लेट शब्द को हटा दिया जाता है यदि वाक्य आपका लेट अस से प्रारंभ हुआ। सेंटेंस के माध्यम से आप समझ लीजिएगा, ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी
गो। अब ध्यान से इसको समझिए कि लेट के साथ अस नहीं दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, अर्थात उसने मुझसे प्रार्थना की है। तो सेड टू को भाव के अनुसार कैसे बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, टू। अब इसमें लेट शब्द को नहीं हटाता, लेट शब्द से ही प्रारंभ करते हैं। मी आपका देखिए ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम गो। ये देखिए आसान भाषा में आपको समझ में आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, उसने मुझसे प्रार्थना की लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए। तो जब प्रार्थना का भाव ये शाउटेड का भाव उत्पन्न होगा तो आप समझ लीजिएगा, जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, ही शाउटेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हिम गो। इसकी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शाउटेड अगर शब्द है, ठीक है, शाउटेड अगर शब्द है तो शाउटेड का शाउटेड ही रखते हैं, तो ही शाउटेड, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, टू लेट। अब हिम आपका थर्ड पर्सन का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो हो जाएगा लेट हिम गो। ये देखिए आपको आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। यदि वाक्य आपका लेट से प्रारंभ है तो क्या करेंगे हम, शाउटेड। यदि वाक्य आपका लेट अस से प्रारंभ है तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड को आप बदल देंगे प्रपोर्ट या सजेस्टेड में। यदि वाक्य केवल लेट शब्द से प्रारंभ हो तो और रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड या फिर आप शाउटेड या क्राइड में बदल देंगे। और हम क्या करते हैं, लेट शब्द को हटा दिया जाता था यदि वाक्य के साथ लेट के साथ अस आए तो, ठीक है। लेकिन वाक्य केवल लेट से प्रारंभ है तो लेट शब्द से ही प्रारंभ करते हैं, लेट शब्द को नहीं हटाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा, बहुत ही आसान भाषा में है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स होते हैं, यदि वाक्य केवल लेट शब्द से प्रारंभ है तो लेट शब्द को नहीं हटाया जाता है। यदि वाक्य लेट अस शब्द से प्रारंभ है तो लेट शब्द को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर अस शब्द को शुड में बदल जाता है। शुड में बदलने के बाद उसको दे या बी के बाद लिखते हैं। उसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। तो हम आपको अंत में यही कहना चाहेंगे, तो आप संघर्ष आप जारी रखिए, यानी कि आपका छोटा या बड़ो संघर्ष आपका लगातार होना चाहिए, संघर्ष आपका लगातार होना चाहिए। यानी कि नदी को बहाव बदलने के लिए, नदी का बहाव बदलने के लिए छोटी छोटी बूंदें ही काफ़ी होती हैं। तो प्रयास आपका लगातार होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी, अपनी पढ़ाई में स्टूडेंट कंटिन्यूटी लाएं, ठीक है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझिएगा।